एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी की मौत के बाद अकेलेपन में डूब जाता है। उसका घर उसका सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन धीरे धीरे वही घर उसकी सबसे बड़ी जेल बनने लगता है। उसे लगता है कि उसके घर के हर कोने में, हर कमरे में कोई है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। 50 वर्षीय अविनाश अपनी पत्नी सारिका की मौत के बाद से बिल्कुल अकेला हो गया था। सारिका की मौत एक रहस्यमय बीमारी से हुई थी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपनी आवाज और याददाश्त खोती चली गई थी। अविनाश का बड़ा सा पुराना घर अब सिर्फ एक खाली ढांचा था, जहां दीवारों पर सारिका की हंसी की गूंज कभी कभी सुनाई देती थी, या शायद अविनाश को ऐसा लगता था। शुरुआत में अविनाश को सिर्फ अकेलापन महसूस होता था। वो घंटों अपनी पुरानी आर्मचेयर पर बैठा रहता, सारिका की तस्वीरों को देखता और दीवार पर टिकी शादी की घड़ी की टिक टिक सुनता था। उस घड़ी का नाम सारिका ने जीवन की धड़कन रखा था। एक रात जब अविनाश खाना खा रहा था, उसे रसोई के दरवाजे के ठीक पीछे से एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई जमीन पर रेंग रहा हो। अविनाश ने सोचा कि चूहा होगा, लेकिन आवाज किसी बड़ी चीज की लग रही थी। वो देखने गया, पर वहां कुछ नहीं था। रसोई एकदम साफ थी। अगले कुछ दिनों तक ऐसी घटनाएं बढ़ती गईं। रात में बेडरूम के दरवाजे पर हल्के खरोंच के निशान मिलते, जैसे कोई नाखूनों से दरवाजे को कुरेद रहा हो। कभी कभी बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती, जब अविनाश को पता था कि सारे नल बंद हैं। अविनाश को लगने लगा कि उसका दिमाग उस पर चालें चल रहा है। उसने एक बार रात के 3 बजे अपने हॉल के दरवाजे पर लगे पीप होल से बाहर देखा। उसे लगा कि किसी की आंखें उसे देख रही हैं, लाल धुंधली आंखें जो एक पल के लिए दिखीं और गायब हो गईं। अविनाश तेजी से पीछे हटा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने दोस्त और डॉक्टर राहुल को बुलाया। राहुल ने अविनाश को नींद की गोलियां दी और कहा कि ये सब सदमे ट्रॉमा का नतीजा है। तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए अविनाश, कहीं बाहर जाओ, लोगों से मिलो। लेकिन अविनाश ने मना कर दिया। उसे अपने घर में ही रहना था, सारिका की यादों के साथ। उसे लगता था कि घर छोड़ने से वो सारिका को भी खो देगा। एक शाम अविनाश हॉल में बैठा था। उसने देखा कि उसकी शादी की घड़ी की टिक टिक अचानक बंद हो गई है। वो उठा और घड़ी की तरफ गया। जैसे ही उसने घड़ी को छुआ, वो फिर से टिक टिक करने लगी। लेकिन अविनाश ने देखा कि घड़ी के डायल के पीछे एक पुराना मुड़ा तोड़ा कागज फंसा हुआ था। उसने कागज निकाला। वो सारिका की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, लेकिन शब्द बहुत धुंधले और अटपटे थे। अविनाश, ये आवाज मुझे खींच रही है घर के अंदर। वो कोई नहीं है, वो तुम्हें खा जाएगी, तुम्हें चुप करा देगी। दरवाजे के पीछे मैं हूं। अविनाश के रोंगटे खड़े हो गए। सारिका की मौत से पहले उसे इस कागज के बारे में कुछ पता नहीं था। सारिका अपनी बीमारी के अंतिम दिनों में लिख नहीं पाती थी। ये कैसे संभव था? तभी उसके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। अविनाश ने पलट कर देखा। हॉल के उस बड़े से लकड़ी के दरवाजे पर, जो कभी खुलता नहीं था, किसी ने अपने नाखूनों से मैं यहां हूं लिखा था। और उस लेखन के नीचे एक लंबी पतली उंगली का निशान था, जो अभी भी ताजा लग रहा था, जैसे कोई अभी अभी उसे खुरच कर गया हो। अविनाश की सांसें अटक गईं। उसने हिम्मत करके उस दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाजा गर्म था, जैसे उसके पीछे कोई आग जल रही हो। और तभी दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ से एक धीमी सरसराहट वाली आवाज आई, अविनाश, तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मैं यही हूं, हमेशा से। अविनाश पीछे हटा। उसके कानों में सारिका की वही पुरानी हंसी गूंजने लगी, पर इस बार वो हंसी बहुत डरावनी लग रही थी। अविनाश का हाथ उस गर्म दरवाजे पर जम गया था। अंदर से आती वो सरसराहट वाली आवाज बिल्कुल सारिका जैसी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। अविनाश ने कांपते हाथों से कुंडी घुमाई, पर दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक पूरे घर की लाइटें चली गईं। गहरा अंधेरा छा गया। अविनाश ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी की पतली धार जैसे ही दीवारों पर पड़ी, अविनाश की चीख निकल गई। हॉल की सफेद दीवारों पर लाल रंग से हजारों बार एक ही शब्द लिखा था, देखना मत। और वो लाल रंग अभी भी गीला था, जैसे किसी ने ताजा खून से उसे लिखा हो। अविनाश पागलों की तरह बेडरूम की तरफ भागा। उसने सोचा कि शायद वो सपना देख रहा है। उसने अलमारी से सारिका की पुरानी दवाइयां निकाली और उन्हें निगलने ही वाला था कि उसे ड्रेसिंग टेबल के आईने में कुछ दिखा। आईने में अविनाश अकेला नहीं था। उसके पीछे एक साया खड़ा था। वो साया लंबा, हड्डियों जैसा पतला था, और उसने वही साड़ी पहनी थी जो सारिका को दफन करते समय पहनाई गई थी। लेकिन उस साये का चेहरा, उसका चेहरा एक खाली कैनवास की तरह था। न आंखें, न नाक, बस एक सिला हुआ मुंह। अविनाश मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। फिर उसने आईने में देखा। साया अब और करीब आ गया था। साये ने अपना हाथ आईने के अंदर से बाहर निकाला। आईने की कांच पानी की तरह पिघल गई
और वो ठंडी सड़ती हुई उंगलियां अविनाश के गले के चारों तरफ लिपट गईं। तुमने मुझे छोड़ दिया अविनाश। वो आवाज अब अविनाश के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। तुमने मुझे उस अंधेरे बक्से में अकेला छोड़ दिया। अविनाश का दम घुटने लगा। उसने पास पड़ा एक लैंप उठाया और आईने पर दे मारा। कड़क आईना चकनाचूर हो गया, लेकिन हर कांच के टुकड़े में अब वही चेहरा दिख रहा था। हजारों सारिका, हजारों सिले हुए मुंह। अविनाश गिरता पड़ता हॉल में आया। उसे लगा कि डॉक्टर राहुल को फोन करना चाहिए। उसने फोन उठाया, पर फोन की स्क्रीन पर राहुल का नंबर नहीं, बल्कि 000000 से कॉल आ रहा था। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ एक भारी सांस लेने की आवाज आई, और फिर, वो दरवाजा मत खोलना अविनाश। वो मैं नहीं हूं, वो घर की भूख है। अविनाश चिल्लाया, सारिका, तुम कहां हो? अचानक वो बंद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से तेज सफेद रोशनी निकली। अविनाश ने अपनी आंखें मूंद लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह उस कमरे के अंदर था। वो कमरा खाली नहीं था। वहां हजारों पुरानी घड़ियां लटकी थीं और हर घड़ी अलग समय दिखा रही थी। कमरे के बीचों बीच सारिका बैठी थी। उसकी पीठ अविनाश की तरफ थी। सारिका? अविनाश ने धीरे से पुकारा। सारिका धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल ठीक था। वो मुस्कुरा रही थी। अविनाश, तुम आ गए। देखो, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है। अविनाश की आंखों में आंसू आ गए। वो उसके पास जाने लगा, पर तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। सारिका के पैर जमीन से उल्टे थे और उसकी परछाई दीवार पर नहीं, बल्कि छत पर नाच रही थी। अचानक सारिका का चेहरा फटने लगा। उसके चेहरे के अंदर से वही बिना आंखों वाला काला साया बाहर निकलने लगा। तुम्हें क्या लगा अविनाश, मौत इतनी आसान होती है? तभी कमरे की सारी घड़ियां एक साथ बजने लगीं। टन टन टन। तारांकन हर घंटे की आवाज के साथ अविनाश के शरीर का एक हिस्सा पत्थर का होने लगा। उसे समझ आ गया कि वो कमरा कोई जगह नहीं, बल्कि एक टाइम ट्रैप है, जहां ये घर इंसानों को कैद करके उनकी यादों को खाता है। घड़ियों के शोर और सारिका के उस फटने वाले चेहरे के बीच अविनाश का शरीर धीरे धीरे सुन्न पड़ रहा था। उसके पैर पत्थर की तरह भारी हो गए थे। वो जो देख रहा था वो किसी नर्क से कम नहीं था। सारिका के उस डरावने साए ने अविनाश के करीब आकर फुसफुसाया, तुमने अपनी यादों से मुझे बनाया है अविनाश। अगर मैं बुराई हूं तो वो बुराई तुम्हारे अंदर है। तभी कमरे का दरवाजा तेजी से खुला और डॉक्टर राहुल अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक टॉर्च और एक अजीब सा पुराना इंजेक्शन था। अविनाश, उसकी आंखों में मत देखो, ये सब एक मति भ्रम है, राहुल चिल्लाया। अविनाश लड़खड़ाते हुए बोला, राहुल देखो, सारिका यहां है। राहुल ने जोर से अविनाश को थप्पड़ मारा। सारिका यहां नहीं है अविनाश। सारिका को मरे हुए 3 साल हो गए हैं। और तुम पिछले 6 महीने से इस बंद कमरे में खुद को कैद करके बैठे हो। अचानक कमरे का नजारा बदलने लगा। वो हजारों घड़ियां गायब हो गईं। सारिका का वो साया धुएं में बदल गया। अविनाश ने देखा कि वो किसी जादुई कमरे में नहीं, बल्कि अपने घर के एक गंदे कबाड़ से भरे स्टोर रूम में था। दीवारें खून से नहीं, बल्कि अविनाश के खुद के नाखूनों के खरोंच से भरी थीं। अविनाश के हाथ में कोई चाय का कप नहीं था, बल्कि सारिका की एक पुरानी फटी हुई तस्वीर थी, जिसे वो पागलपन में चबा रहा था। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, अविनाश चीखा। मैंने उसे देखा, मैंने उसे छुआ। राहुल ने गहरी सांस ली और इंजेक्शन की दवा एक सिरिंज में भरी। अविनाश, तुम जिस बीमारी की बात कर रहे थे जो सारिका को हुई थी, वो उसे कभी नहीं हुई थी। वो बीमारी तुम्हें थी, स्किज़ोफ्रेनिया। तुमने ही सारिका को इस कमरे में बंद किया था, क्योंकि तुम्हें लगता था कि उसके अंदर कोई शैतान है। तुमने ही उसे खामोश किया था। अविनाश का दिमाग फटने लगा। धुंधली यादें वापस आने लगीं। उसे याद आया वो रात, सारिका की चीखें, और कैसे उसने उस बड़े लकड़ी के दरवाजे को बाहर से कीलों से ठोक दिया था। अविनाश ने पागलों की तरह कमरे के फर्श को खोदना शुरू किया। वो यहाँ है, वो यहीं नीचे है। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अविनाश ने उसे धक्का दे दिया। फर्श की एक ढीली लकड़ी के नीचे से एक पुरानी साड़ी का कोना दिखा, वही साड़ी जो साये ने पहनी थी। अविनाश ने जैसे ही लकड़ी हटाई, अंदर सिर्फ एक कंकाल था। उस कंकाल के मुंह पर अभी भी वो काला धागा लिपटा था जो अविनाश ने पागलपन में सिला था। तभी कमरे की बत्ती फिर से जलने बुझने लगी। राहुल का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने अविनाश के पीछे देखा। वहां कोई साया नहीं था, वहां कोई आवाज नहीं थी, लेकिन अविनाश के पीछे रखी उस टूटी हुई अलमारी के आईने में अब सारिका नहीं, बल्कि खुद अविनाश दिख रहा था। पर आईने वाले अविनाश का मुंह काला धागा से सिला हुआ था और उसकी आंखें गायब थीं।
आईने वाले अविनाश ने अपना हाथ बाहर निकाला और असली अविनाश का गला पकड़ लिया। राहुल चीखा, अविनाश, खुद से लड़ो, ये तुम्हारा अपना दिमाग है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अविनाश ने अपनी ही आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो राहुल गायब था। घर गायब था। वो उसी छोटे से अंधेरे बक्से ताबूत के अंदर था जहां उसने सारिका को कभी रखा था। बाहर से कीलें ठोकने की आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक, और एक जानी पहचानी आवाज आई, अब हम साथ हैं अविनाश, हमेशा के लिए खामोश। अगले दिन पुलिस को राहुल की लाश घर के बाहर मिली। वो सदमे से मर चुका था। और अविनाश उस लकड़ी के दरवाजे के पीछे मिला, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से खाली था। डॉक्टर ने बताया कि उसका दिमाग सदमे की वजह से शट डाउन हो गया है। अविनाश अब जिंदा तो था, पर वो कभी बोल नहीं सकता था। वो बस दीवार को देखता रहता और अपने नाखूनों से हवा में कुछ सिलने का नाटक करता रहता। अविनाश का डर बाहर नहीं, उसके अंदर था। कभी कभी सबसे बड़ा शैतान हमारे अपने दिमाग का एक कोना होता है जिसे हम अकेलापन कहते हैं। अगर इस कहानी के ट्विस्ट ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो कमेंट में माइंड लिखें। क्या आपको भी कभी अंधेरे में अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ है? याद रखिए, वो आपकी परछाई भी हो सकती है या कुछ और। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि साइकोलॉजिकल हॉरर की अगली डोज आप तक पहुंच सके।